ये पूरी तरीके से प्राचीन भारत का कंप्लीट से वीडियो होगा। प्राचीन भारत का पार्ट ए और पार्ट बी में पूरी तरीके से हम प्राचीन भारत को कवर करेंगे। जितने भी प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न होंगे उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्राचीन इतिहास को 3 बराबर भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एक छोटे लेवल पे विश्व इतिहास के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में विश्व इतिहास 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राचीन भारत की जो शुरुआत होती है 2500 BC से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर, और जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमण होता है उसी के बीच को पढ़ते हैं। और 712 से 1526 में 1526 तक पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य खत्म होता है। और मुगल साम्राज्य खत्म होने के बाद 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद से एक पीरियड चलता रहता है। तो प्राचीन भारत के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। ये प्राचीन भारत का वीडियो है। प्राचीन भारत में पूरी तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं। प्राचीन भारत की शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि प्राचीन भारत में इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास हम लोग पढ़ते किस लिए, कि इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने में अतीत में जो हम लोग गलती की उस गलती को फिर से दोहराएंगे नहीं। जो हम लोगों के पास कमी रह गई थी उस कमी को पूरी तरह से सुधार करके और आने वाले समय में उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास के बारे में सबसे पहले पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। यूनान को एथेंस कहा जाता है और ग्रीक कहा जाता है। यूनान का एक और नाम है ग्रीक और एथेंस। जैसे भारत का 5 नाम है: भारत, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान। उसी प्रकार से यूनान का 3 नाम है: यूनान, ग्रीक और एथेंस। यूनान के ही अरस्तु थे, यूनान के ही सुकरात थे, यूनान के ही प्लेटो थे, यूनान का ही सिकंदर था और यूनान के ही मेगास्थनीज के शासनकाल में मेगास्थनीज जो व्यक्ति हुआ करता था विदेशी यात्री के लिए आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो भी यूनान का था। यानी यूनान पूरी तरीक़े से बहुत प्राचीन शहरों में से एक है। तो हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल। 2 चीज़ आपको याद रखना है: आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में और पहिए और कृषि का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा कि आग लगा और पूरा जल गया। तो आग का आविष्कार हुआ है पूरे पाषाण काल में और पहिया और कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। नया युग आता है। पहले हम लोग कृषि करना शुरू किए, धान उन का बोझा बनाना शुरू किए। फिर गाड़ी से लाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता लगा कि हाँ हम गाड़ी बनाएंगे, तो पहिए का आविष्कार किए और पहिया से गाड़ी बनाकर कृषि के उत्पाद को हम लोग अपनी तरफ ले आके चले आए। तो पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। और आग का आविष्कार होमोसेपियंस का मतलब ज्ञानी मानव होता है। हम लोग पहले आदि मानव हुआ करते थे और आदि मानव से ज्ञानी मानव वर्तमान में बने हुए हैं। तो ज्ञानी मानव को होमोसेपियंस के रूप में याद रखेंगे। और आग का आविष्कार पूरे पाषाण काल में हुआ था। छोटा सा ट्रिक है कि आग लगा और पूरा जल गया। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल के आसपास में हुआ है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल के आसपास में हुआ है। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक गुफा है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुहा लेख के लिए हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। अभिलेख 3 प्रकार का होता है। एक अभिलेख को स्तंभ लेख कहा जाता है, एक को शिलालेख कहा जाता है, एक को गुहा लेख कहा जाता है। स्तंभ लेख का मतलब स्तंभ का मतलब बहुत बड़े पिलर पे पूरी तरीके से कोई चीज़ लिख दिएगा उसको स्तंभ लेख बोलेंगे। शिलालेख का मतलब पत्थर पे कोई चीज़ लिखा जाए उसको शिलालेख के रूप में याद रखेंगे। और गुफा के भीतर कोई चीज़ लिखा जाए उसको गुहा लेख के रूप में हम लोग याद रखेंगे। तो भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल था जहाँ पे बहुत सारा चित्र बनाया गया था। ये कहाँ था? ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफा शैल चित्र हेतु, यानी गुफा में पूरी तरीके से चित्र बनाकर पूरी तरीके प्रदर्शित किया गया था और उससे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। भीमबेटका गुफा रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है और वहीं पे भीमबेटका गुफा स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख पूरी तरीक़ा से बोगाज को ये अभिलेख मिला था। एशिया माइनर में ये मिला था। यानी विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख लिखने की परंपरा बोगाज को ये अभिलेख है। कहाँ मिला था? तो एशिया माइनर में मिला था। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। आग जलाने की जो प्रथा है पूरी तरीक़ा से पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। मानव सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहला धातु का नाम तांबा था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी। तांबा को ना लोहित अयस्क के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सबसे पालतू पशु के रूप में पहले कौन सा पशु था? तो कुत्ता के रूप में याद रखेंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता का काल, देखिए काल कहीं कहीं अलग अलग दिया जाता है। कहीं कहीं आपको काल मिलेगा 2350 से 1750। सिंधु घाटी सभ्यता का काल मिलेगा 2350 से 1750 और यहाँ पे 2550 से 1750, यानी BC में ये पूरी तरीक़ा से है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है। 2350 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण हुआ है C14 से, यानी कि जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग को C14 कहा जाता है, यानी जीवाश्म की एज पता हमको करना होगा तो कार्बन 14 से ही हम लोग पूरी तरीक़ा से पता करेंगे। इसको कार्बन डेटिंग पद्धति के रूप में याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कार्बन डेटिंग पद्धति से ही उसके काल के बारे में, उसके समय के बारे में पूरी तरीक़ा से पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक काल। देखिए 3 प्रकार का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। एक पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास पढ़ते हैं, एक आदि ऐतिहासिक होता है और एक ऐतिहासिक होता है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अगर इतिहास लिखने की परंपरा के बारे में बात करेंगे तो ज़मीन से खोद के कोई वस्तु निकालेंगे और उसी वस्तु के आधार पर अनुमान लगा के इतिहास लिखेंगे, तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास होगा। आधा ऐतिहासिक काल का मतलब कि लिखा हुआ साक्ष्य हमको मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, आधा ऐतिहासिक। अगर वो ऐतिहासिक हो जाता कब, जब पूरी तरीक़ा से लिखा हुआ साक्ष्य मिला और आप पूरी तरीक़े से हम और आप उसको पढ़ लेते, तो वो ऐतिहासिक काल हुआ। तो आधा ऐतिहासिक काल का मतलब, आधा ऐतिहासिक है का मतलब लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला है लेकिन ऐसा लिखा है कि पूरी तरीक़े से हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, चित्र बनाया गया था, इस प्रकार का अलग अलग चित्र बनाए, उस चित्र को पूरी तरीके से आज तक कोई पढ़ नहीं पाया और नहीं पढ़ पाया, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण माना जाता है। ऐतिहासिक काल में वेद, पुराण, महाभारत ये सब किस काल का उदाहरण है, ऐतिहासिक काल का उदाहरण, जहाँ पे इतिहास लिखा गया और उस इतिहास को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था भाव चित्रात्मक था, उसको हम लोग पढ़ के समझ नहीं पाते थे और नहीं समझ पाए, इसलिए उसको आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसा धातु वहाँ पे मिला था, कांसा, तांबा और टिन का मिश्रण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। टाउन प्लानिंग, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और वहाँ का जो व्यवस्था था ना, शहर की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत व्यवस्थाओं में से एक था। रोड भी बहुत बेहतर तरीके से था, नदी नाला वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया था, यानी कि टाउन में जिस प्रकार से प्लानिंग करके शहर को बसाया जाता है ना, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा नामक स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खोज किया गया था। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हड़प्पा नामक स्थल पे किया गया। सिंधु घाटी का सभ्यता का नाम सिंधु घाटी इसलिए रखा गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सारा चीज़ मिला है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्र बना बना के पूरी तरीके से प्रदर्शित किया गया था। उस चित्र को हम लोग नहीं समझ पाए और नहीं समझने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण हम लोग समझते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का लोग का व्यवसाय कृषि था और पूरी तरीके से वो लोग बिजनेसमैन की तरह काम करता था। व्यापार, कृषि और व्यापार उन लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ हुआ करता था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं। कपास की खेती का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई है, यानी कपास की खेती करने का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता में ही पूरी तरीके से हो गई है। वर्तमान में कपास की खेती काली मिट्टी पर की जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के रूप में याद रखेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देश के लेवल पे बात करेंगे तो देश में चीन होता है, लेकिन वर्तमान में भारत में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कपास को सफ़ेद स्वर्ण के रूप में हम लोग याद रखते हैं। कपास से रुई बनता है, रुई से धागा बनता है, धागा से हम लोगों का पर्स कपड़ा बनता है। कपड़ा बनाने वाला कंपनी के रूप में याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक कोई रोजगार कंपनी दी है तो वो कपड़ा का कंपनी दिया है, यानी पुरुषों को या महिलाओं को दोनों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कंपनी कपड़ा उद्योग है और महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कंपनी या कोई संस्था चाय पत्ती का कंपनी, चाय पत्ती का उद्योग है। सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग प्रकार से बांटा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में है। इसके बारे में समझिए तो उत्तर, ऊपर को उत्तर के रूप में याद रखेंगे, नीचे दक्षिण होगा और ये आपका पूरब होगा और ये पूरी तरीक़े से पश्चिम होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर वाला बिंदु आलमगीरपुर मेरठ है। दक्षिण वाला जो पूरी तरीक़े से क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र दायमाबाद है। दायमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और पूरब वाला क्षेत्र पूरी तरीके से पूरब वाला क्षेत्र यहाँ पे माडा अखनूर वाला क्षेत्र। और यहाँ पे 4 चीज़ आपको फिगर से बाद में बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी पूरा स्थल, तो पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में,
और पश्चिम वाला जो क्षेत्र पूरी तरह से उत्तरांगीर और बलूचिस्तान में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब वाला क्षेत्र आलमगीरपुर मेरठ में है और पश्चिम वाला क्षेत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यानी कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, इस बात को याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में जम्मू कश्मीर में माडा अखनूर वाला क्षेत्र था और दैमाबाद नामक स्थान अहमदनगर महाराष्ट्र में था, यानी कि उत्तर वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर, दक्षिण वाला क्षेत्र महाराष्ट्र का दैमाबाद, पूरब वाला क्षेत्र आलमगीरपुर मेरठ और दक्षिण वाला क्षेत्र बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पे? मेरठ में स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और किस नदी के? हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के किनारे, मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहर की तरह से विकसित था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से था? त्रिभुज के आकार का था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी देशों सभी क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर का दरवाज़ा था ना, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था, यानी कि एक मेन रोड है तो जो घर का हम लोगों का जो घर बना हुआ है, इस घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के पिछवाड़े की तरफ खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता का घर का दरवाजा पिछवाड़े की तरफ खुलता था, लेकिन लोथल ही एक ऐसा जगह है ना जहाँ किसी घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, यानी कि ये हम लोग मेन रोड है, ये NH मेन रोड बना हुआ है तो मेन रोड के पीछे की तरफ घर का दरवाज़ा खुलता था, लेकिन लोथल के घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। आपको यह याद रख लेना है। लोथल कहाँ पे? लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, इसको डॉकयार्ड कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर के रूप में क्वेश्चन पूछे तो लोथल कहाँ पे? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, यानी कि देखिए हड़प्पा का जो स्थल है, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, ये सारा क्षेत्र पूरी तरह का सब पाकिस्तान में चला गया, लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। यानी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जगह राखीगढ़ी कहाँ पे? हिसार हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे यह जगह अवस्थित है। यानी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जगह पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान में चला गया। सिंधु घाटी सभ्यता लोग पूजा करते थे पशुपति की एक बहुत बड़ी प्रतिमा मिली थी, मूर्ति मिला था, आदिशिव का उनको उपाधि दिया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किनको मिली थी? चार्ल्स मैसन 1826 में। जब ट्रेन की पटरी लग रही थी ना, ट्रेन की पटरी लगने के समय बहुत सारा ईंट का ज़रूरत पड़ा, तो कुछ लोग ईंट लेने के लिए गया। जब ईंट लेने के लिए गया तो वहाँ से ईंट निकालते लोग गया, बहुत सारा ईंट निकलना शुरू हुआ। देखते देखते बहुत सारा ईंट वहाँ से निकल गया, लेकिन कुछ समय के बाद जब जानकारी प्राप्त हुआ तो चार्ल्स मैसन के नेतृत्व में सबसे पहली बार बताया गया था कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता भी कुछ पहले सभ्यता हुआ करती थी। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर। देखिए एक पाकिस्तान अपने भारत में है, पाकिस्तान नामक क्षेत्र में भी पंजाब है, यानी अपने भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा नामक स्थल स्थित है। पंजाब प्रांत का मतलब राज्य होता है। मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर अवस्थित है। वर्तमान के मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में अवस्थित है, इतना याद रख लीजिएगा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम सरनी 1921 में किए थे। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग कांसा धातु का प्रयोग करते थे। कांसा, तांबा और टिन का मिश्रण होता था। हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब है कि हड़प्पा का क्षेत्र था ना, वहाँ पे छोटी छोटी मृण्ड मूर्ति मिला था। मृण्ड का मतलब छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी और वो मूर्ति ज़्यादातर महिलाओं की मूर्ति मिली थी। इससे कयास ये लगाया गया कि वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि वहाँ की घर की मालकिन जितना भी वर्चस्वशाली समाज था वो महिलाओं के प्रति पूरी तरीके से आश्रित था। आज का समाज पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि हम लोग पिता के नाम से जाना जाते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला था। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। शतरंज वो लोग खेलता था, शहद मीठा के लिए प्रयोग करता था, शिकार भी पूरी तरीके से थोड़ा मोड़ा लोग कर लेता था। तो शतरंज में आपको याद रखना कि शतरंज खेल का जन्मदाता भारत है। और शतरंज में कितना खंड होता है? तो 32 खंड इधर होता है और 32 खंड 64 को खंड होता है शतरंज में। और शतरंज खेल का जन्मदाता अपना भारत है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा।
धौलावीरा स्थित, धौलावीरा को इसलिए याद रखना है कि धौलावीरा वर्तमान में यूनेस्को में शामिल हुआ है, यानी यूनेस्को में वर्तमान में धौलावीरा शामिल हुआ है। यहाँ का जल संरक्षण का जो व्यवस्था था ना, वाटर कंजर्वेशन की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत था, इसीलिए यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, कच्छ जिला में स्थित है। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? देखिए कब्र का जब खोज होने लगा ना तो R1 2 3 4 करते करते कब्र R37 नंबर का जो कब्रिस्तान कहाँ मिला? हड़प्पा नामक स्थल से मिला। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी हड़प्पा के लोग लोहा के बारे में परिचित नहीं थे। लोहा धातु का जो खोज हुआ है ना वैदिक काल में हुआ है, यानी हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता आती है। हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे वैदिक काल के बारे में। तो हड़प्पा के समय में लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के समय में सबसे पहले जो धातु खोजा गया था तांबा, और तांबा के बाद टीन मिला तो क्या बना? तांबा, कांसा धातु तांबा और टीन को मिलाने से बना था, और कांसा धातु हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे, लेकिन लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त होते थे लाल रंग का, यानी हड़प्पा वासी मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते थे, वो लाल रंग का पूरी तरीके से मिट्टी हुआ करता था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, और मोहनजोदड़ो का जो नेतृत्व 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। हड़प्पा की खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता? फड़ाव। फड़ाव एक शब्द है, तो मिस्र के राजा को फड़ाव के रूप में याद रखेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा है। चावल का साक्ष्य मिला है लोथल और रंगपुर से। लोथल कहाँ पे? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। रंगपुर और लोथल से ही चावल का साक्ष्य सबसे पहले मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और काले रंग की चूड़ियाँ जब चूड़ी पहनिएगा तो घर घर का आवाज़ आएगा, तो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था, घग्गर नदी के किनारे यह क्षेत्र अवस्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे इसके पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बेंगल मतलब चूड़ी होता है, तो कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। चूड़ी पहनिएगा तो घग्गर का आवाज़ आएगा, तो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इस क्वेश्चन से याद रख लीजिएगा। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है लोथल और कालीबंगन से। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल में बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल। लोथल के घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, और जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का घर था उस घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क के पीछे की तरफ खुलता था। कालीबंगन राजस्थान में स्थित, और अग्निकुंड का साक्ष्य यही दो जगह पे मिला था। घोड़े के हड्डी का अवशेष कहाँ से मिला है? तो घोड़े के हड्डी का अवशेष सूतकोतदा नामक स्थान से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत क्या था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। यहाँ पे अन्नागार नामक शब्द। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। प्राप्त अन्नागार का मतलब अनाज रखने का एक स्थान हुआ करता था। जैसे वर्तमान में पटना का गोलघर अनाज रखने का स्थान था, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज रखने के स्थान को अन्नागार के रूप में याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो की यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो की खोज किए थे राखालदास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला के रूप में याद रखेंगे। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, तो कांसा धातु सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है, तो नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी, और कांसा की बहुत सारी वहाँ पे मूर्ति मिली भी थी। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पे। हड़प्पा रावी नदी के तट पे था, मोंटगोमरी जिले में, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है, लड़काना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थान बृहद स्नानागार, स्नान करने का एक जगह था, बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था। इतना बढ़िया तालाब, यानी इस प्रकार का तालाब था। उस तालाब के चारों साइड में सीढ़ी था, और तालाब के बगल में कपड़ा बदलने के लिए घर हुआ करता था। जैसे आज गंगा नदी में नहाने हम लोग जाते हैं
तो कपड़ा बदलने का कोई स्थान जगह नहीं होता, लेकिन उस ज़माने में कपड़ा बदलने का एक घर बनाया गया था। जब कोई ओकेजन होता था, पर्व त्यौहार होता था, वहाँ पे लोग जाता था नहाने, और नहाने के बाद यहाँ पे पूरी तरीक़ा से अग्नि कुंड था, नहा के लोग हवन करता था, और हवन करने के लिए भी अग्नि कुंड का साक्ष्य वहाँ पे मिला है। तो मोहनजोदड़ो का प्राप्त बृहद स्मारक, बृहद स्नानागार यानी स्नान करने का एक जगह बहुत बड़ा तालाब था, और तालाब में नीचे की तरफ सीढ़ी थी। तालाब के बगल में पूरी तरीक़े से कपड़ा बदलने का घर था, जगह था, और वहाँ पे एक अग्नि कुंड का साक्ष्य भी मिला है, जहाँ पे लोग अपना पूजा पाठ करता था। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। दो नदियों के बीच में स्थित है, दजला और फरात। दजला और फरात नदी के ही तट पे मेसोपोटामिया के सभ्यता का विकास हुआ था। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पे हुआ था, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया के सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था, जो इराक में स्थित है। वैदिक सभ्यता के बारे में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हुआ तो वैदिक काल शुरू होता है। वैदिक सभ्यता का जो पीरियड है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व होता है। यहाँ शब्द मिलेगा आपको ईस्वी पूर्व। तो ईस्वी पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह का जन्म माना जाता है कि 1 ईस्वी में होता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले घटना को ईस्वी पूर्व कहा जाता है, ईस्वी पूर्व को BC कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को कहा जाता है AD। AD का मतलब आफ्टर डेथ, एनो डोमिनी। ईस्वी नामक जो शब्द का प्रयोग होता है ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म के पहले घटना को ईस्वी पूर्व कहा जाता है। ये जितना भी कहानी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, सारा ईस्वी पूर्व का घटना है। इस बारे में थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो वैदिक सभ्यता का जो पीरियड है, काल है, 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व है। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक आर्य को मानते हैं। आर्य एक प्रकार की जाति था। आर्य मध्य एशिया से आया था, गाय चराने के उद्देश्य से पूरी तरीके से आया था। मध्य एशिया में गाय चराने का जगह खत्म हुआ, और वहाँ से जब घास की खत्म हुई तो घास के तलाश में, पशु के चरण के तलाश में गाय चराने के उद्देश्य से पूरी तरीके से भारत में प्रवेश किया। और भारत में आर्य सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे। आर्य की जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। तो आर्यों के बारे में जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ का मतलब उच्च क्लास की कोटि के रूप में, इसको याद रखेंगे। वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। वैदिक काल में, वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल के रूप में याद रखेंगे। ऋग्वेद के समय के काल को ऋग्वैदिक काल के रूप में याद रखेंगे, और ऋग्वैदिक काल में जो जीवन भर अविवाहित रहती थी महिला, उसको अमाजु के रूप में हम लोग याद रखेंगे। आर्य भारत में आए थे, तो आर्य भारत में 1500 ईस्वी पूर्व में आए थे। 1500 ईस्वी पूर्व से सबसे पहले आए थे, और सबसे पहले आर्य पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आए थे। उस समय तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान सारा भारत ही हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तो अखंड भारत का निर्माण हुआ था, और अखंड भारत में पंजाब, ये आपका ईरान के जो अगल बगल में जितना भी क्षेत्र है, अफगानिस्तान तक अपना भारत हुआ करता था। आर्य मूल निवासी थे, मध्य एशिया से आए थे, बसे थे, और इनका मेन उद्देश्य था पशुपालन करना, कृषि करना। गाय के लिए ही, गाय चराने के उद्देश्य से आर्य जाति या भारत में आया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। वेद की रचना करने का मतलब कि माना जाता है कि वेद की रचना इन्हीं लोगों ने किया था। तो आर्य का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हुआ करता था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस का मतलब, सोमरस जो मिलता है ना, शराब की तरह से छोटा सा एक पेय पदार्थ है। सोमरस मिलता है मुजवंत पर्वत पर। मुजवंत पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। और आर्य का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र को हम लोग याद रखेंगे। यानी आर्य का सबसे प्रिय पशु के रूप में घोड़ा को याद रखेंगे, और सबसे प्रिय देवता के रूप में भगवान इंद्र को याद रखेंगे। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ प्रधान था, यानी कि महिलाएं घर की मालकिन होती थी। लेकिन जब समाज बदला, तो समाज बदलते आर्य जब जाति आया, तो पुरुषों का वर्चस्व बढ़ने लगा, और वहाँ का समाज पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान हो गया। वेद और वेदांग की संख्या, तो वेद की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। वेद पूरी तरीक़े से संस्कृत भाषा में लिखा गया। वेद को आसान भाषा में लिखा गया है वेदांग नामक पुस्तक में, और वेदांग की संख्या 6 हो गया। जैसे रामायण लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा। रामायण विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा हर लोग नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया। उसी प्रकार से वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग लिखा गया। और वेदांग नामक पुस्तक की संख्या कितना है? 6 है। शिक्षा, कल्प सूत्र, 6 प्रकार का वेदांग है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद के रूप में याद रखेंगे। ऋग्वेद के रचनाकार वेद व्यास को हम लोग याद रखेंगे। ऋग्वेद के रचनाकार महर्षि देवयानंद, कृष्ण देवयानंद वेद व्यास को याद रखेंगे।
ऋग वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, यानी कि ऋग वेद में जो पढ़ते हैं ना, उस पढ़ने वाले गुरु को, पढ़ने वाले ऋषि को होत्री के रूप में याद रखेंगे। ऋग वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम है सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी का नाम बहुत बार ऋग वेद में आया हुआ है। ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा जाता है। सरस्वती नदी को नदियों की माँ कहा जाता है। नदीतमा, देवीतमा और नदियों की माँ के रूप में सरस्वती नदी को याद रखेंगे। सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को याद रखेंगे। गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है कि प्रयागराज में होता है। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है। और सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो गई है, लेकिन माना जाता है कि सरस्वती नदी वही इलाहाबाद के प्रयागराज में मिल जाती है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना, गंगा का वर्णन 1 बार, यमुना का वर्णन 3 बार किया गया। याद रखिएगा कि यमुना में 3 अक्षर है, तो 3 बार यमुना का नाम चर्चा है। गंगा का नाम केवल 1 बार, और सर्वाधिक बार जो नदी का नाम है उसका नाम है सिंधु नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो किस नदी का वर्णन है, तो सर्वाधिक जो है सिंधु नदी के बारे में। गंगा नदी का वर्णन 1 बार और यमुना नदी का वर्णन 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर के रूप में हम लोग याद रखेंगे। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुआ है, और गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और बहुत बड़ा है लेकिन हम छोटा सा बता रहे हैं आपको, वही गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। विश्वामित्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा है। विश्वामित्र रामायण में 3 गुरु का चर्चा होता है, एक वाल्मीकि, एक गुरु वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। तो वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे। रामायण पूरी तरह का संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। गुरु वशिष्ठ के बारे में याद है, गुरु वशिष्ठ भगवान राम के पुरोहित थे, और गुरु विश्वामित्र के पास भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों लोग पढ़ने के लिए गया था। और वही विश्वामित्र ऋषि राम जी को और लक्ष्मण जी को जनक लेके गए थे, अयोध्या जी के जनक जो क्षेत्र था हुआ करता था, वहाँ पे सीता जी के पास लेके गए थे। तो विश्वामित्र नामक गुरु वो शिक्षक हुआ करते थे, पढ़ाने का काम करते थे। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता यानी कि सावित्री देवी को समर्पित है। गायत्री मंत्र सावित्री देवी, सूर्य की देवता सावित्री देवी को ही पूरी तरह से ये समर्पित किया गया, उन्हीं के लिए लिखा गया। दशराग युद्ध के 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 राग के युद्ध का, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। दशराग युद्ध में 10 राजाओं का जो युद्ध है परुष्णी निरावी नदी के तट पर लड़ा गया था। सुदास 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजय हुआ, और सुदास के ही कुल के राजा हुआ करते थे राजा भरत, और राजा भरत के ही नाम पे अपने देश का नाम पड़ा है भारत। तो देखिए, नदी का पुराना नाम हमेशा पूछा जाता है। परुष्णी का पुराना नाम रावी है, वितस्ता का झेलम है, ब्यास नदी का विपाशा है, यानी कि पुराना नाम हमेशा चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो दशराग युद्ध जो हुआ था ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसके बारे में चर्चा है, और दशराग युद्ध का वर्णन परुष्णी नदी के रावी नदी के तट पे हुआ था। 8वें मंडल की ऋचाओं को खील कहा जाता है। एक शब्द है खील, यानी 8वें मंडल की ऋचाओं को खील के रूप में याद रखेंगे। सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल ऋग्वेद का 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद मूलतः ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। ऋग्वेद ब्राह्मणी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इस बात को याद रखिएगा। ऋग्वेद लिखने वाले गुरु का नाम था, ऋषि का नाम था वेद व्यास। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या न मारने योग्य माना गया? गाय को अधन्या शब्द से परिचित किया गया है। गाय को न मारने योग्य पशु के रूप में याद रखेंगे। वर्तमान में 48 अभी राज्य के नीति तत्व में 48 में चर्चा है कि दुधारू पशु को नहीं मारना है। भारत के संविधान में भी चर्चा है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में जानकारी, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक है, यानी 1500 से 1000 ईस्वी तक वैदिक काल चलता है। वैदिक काल में वेदों की रचना होती है। ऋग्वेद के आधार पर ही वेद की पूरी तरीके से रचना हो जाती है। वैदिक काल का समाज पूरी तरीके से एक पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन समाज अच्छा था। समाज कर्म के आधार पर ही पूरी तरीके से जाति का बंटवारा किया था। जिस प्रकार का जो कर्म करता था उसी प्रकार की जाति के बारे में चर्चा हुआ था। ऋग्वेद में कोई भी कुप्रथा नहीं था। बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, यानी कुछ भी चीज़ कोई भी कुप्रथा पूरी तरीके से ऋग्वेद में नहीं था, वैदिक काल में नहीं था। वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल के रूप में याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल के आते आते समाज पूरी तरीके से संकीर्ण हो गया। समाज पूरी तरीके से कर जन्म के आधार पर जाति का बंटवारा होना शुरू हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में जो समाज है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी मिलती है।
गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। गोत्र शब्द का उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्मा जी के शरीर से चारों वर्णों का उदय माना जाता है। तो ब्रह्मा जी के मस्तक से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, बाजू से क्षत्रिय का जन्म हुआ है और जांघा से वैश्य का जन्म हुआ और शूद्र से पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। यानी कि हर व्यक्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विराजमान होता है। ये सोचने समझने का फ़र्क है। अगर हर व्यक्ति में मान लीजिए कि हर व्यक्ति में, जैसे मान लीजिए कि चित्र बना रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के शरीर से माथा से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, बाजू से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जांघा से वैश्य का जन्म हुआ और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। यानी कि हर व्यक्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विराजमान होता है। आप सोचते किस प्रकार से, अगर मस्तिष्क से सोच के काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण आप हैं। अगर क्षत्रिय की तरह काम कर रहे हैं, बाजू से काम कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से किसी का सेवा कर रहे हैं, किसी का रक्षा कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय के रूप में काम कर पाइएगा। आपको व्यापार करने अच्छे तरीके से आ रहा है, आप व्यवसाय अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, आप वैश्य हैं और आप मेहनत करके कोई काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ी तरह शूद्र की तरह काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विराजमान होता है। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं गद और पद वाला वेद। वेद हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद को कहा जाता है ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सबसे पुराना वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा है। गद और पद वाला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों है। गद का मतलब गद्यांश और पद का मतलब पदांश, छोटा छोटा कहानी कविता के रूप में लिखा गया है। यानी कि 2 भागों में बटा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत के बारे में चर्चा है। ऋग्वेद में ना जितना भी यज्ञ के समय में मंत्र का उच्चारण करते हैं उसके बारे में चर्चा है। ऋग्वेद में यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण ऋग्वेद में है। यज्ञ का विधि विधान है, जैसे यज्ञ में कितने बड़ा हवन कुंड बनाना है, यज्ञशाला का निर्माण करना है तो यज्ञशाला कितना बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार का जितना भी विधि विधान के बारे में चर्चा है, यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में चर्चा। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद, जादू, टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, अलौकिक समाज के बारे में सब अथर्ववेद में चर्चा है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद, यजुर्वेद और मंत्रों का उच्चारण करने वाले को साम, जैसे ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा गया, सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है और यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि ऋग्वेद से ही कुछ और वेद की रचना की गई है और पुस्तक की रचना, उसको ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में याद रखेंगे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण में आर्य सातवाहन वंश के बारे में चर्चा है। 3 पुराण में अलग अलग साम्राज्य के बारे में चर्चा है। मौर्य साम्राज्य में विष्णु पुराण के बारे में चर्चा है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में चर्चा है और मत्स्य पुराण में आर्य सातवाहन वंश के बारे में चर्चा है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण 18 है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था और पुराणों की संख्या भी 18 है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को याद रखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान का नाम अल-बरूनी हुआ करता था। पुराणों के संकलन यानी पुराण लिखे कौन थे, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा लिखा गया था। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है, मत्स्य पुराण। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी विष्णु पुराण से। याद कैसे रखिएगा, तो विष्णु जी का सवारी है गरुड़ और मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था गरुड़, दोनों को रिलेट करिएगा, याद रखिएगा। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। आर्य सातवाहन, इसको याद रखिएगा, आर्य सातवाहन वंश का संबंध मत्स्य पुराण से। मछली का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में, और मछली वाला चीज़ कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक नाम का व्यक्ति हुआ करता था। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। हवा जब बहता है तो गुप्त रूप से बहता है, आपको दिखता नहीं है, तो हवा बहता है गुप्त रूप से, तो वायु पुराण का चर्चा गुप्त वंश के बारे में की गई है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का संबंध सीधा दर्शन से है। उपनिषद की संख्या 108 और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का संबंध किससे है, दर्शन से है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दर्शन 6 है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन,
और मीमांसा दर्शन उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो सांख्य दर्शन का शिक्षा भगवान बुद्ध के द्वारा लिया गया है। भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे पहले सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया गया था। भगवान बुद्ध जब घर से निकले थे तो वैशाली पहुँचे थे। वैशाली में उनके गुरु मिले थे अलार कलाम, और अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु हुआ करते थे, और अलार कलाम सांख्य दर्शन का शिक्षा दिए थे। सांख्य दर्शन लिखने वाले व्यक्ति का नाम है कपिल मुनि। तो दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन, और इसी सांख्य दर्शन का शिक्षा कौन लिए थे? भगवान बुद्ध लिए थे, और भगवान बुद्ध को देने वाले गुरु का नाम था अलार कलाम, जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु बन गए थे। आगे देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि, और सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, यानी बाबा रामदेव की कंपनी का नाम है पतंजलि, और योग कराने के लिए पूरी तरीके से निपुण है, तो योग दर्शन पतंजलि के रूप में याद रखिएगा। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। मीमांसा का मतलब होता है जानने की इच्छा, यानी मीमांसा का शाब्दिक अर्थ अगर हम पूछे तो क्या होगा, तो जानने की इच्छा होता है। योग एक प्रकार का आध्यात्मिक विज्ञान है, और योग दिवस हम लोग मनाते हैं 21 जून को। वर्तमान में योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया था। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से, जो कर्मकांड वर्तमान में होता है, यज्ञ पूजा पाठ ये सब कर्मकांड के रूप में याद रखेंगे। उपनिषद की संख्या 108 है, प्रामाणिक उपनिषद 13 है। उपनिषद की संख्या 108 और प्रामाणिक उपनिषद पूरी तरीके से 13 है। सत्यमेव जयते जो भारत का प्रसिद्ध वाक्य है वो कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते के बारे में चर्चा है। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम, और ओम नामक शब्द बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम और ओम नामक शब्द जो कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत के प्रथम कानून की पुस्तक मनु स्मृति पुस्तक है, और आधुनिक भारत के मनु के रूप में हम लोग याद रखेंगे BR अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के मनु हैं, बगल वाले रूम में। और भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनु स्मृति है। मनु स्मृति में विवाह 8 प्रकार के बारे में चर्चा किया गया है। विवाह कितने प्रकार का है? मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा है। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन कौन से? मनु स्मृति। मनु स्मृति पुस्तक के लेखक मनु। प्राचीन हिंदू विधि, मनु स्मृति के लेखक मनु हैं। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है? रामायण है। रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि जी रामायण को संस्कृत भाषा में लिखे थे। और रामचरितमानस यानी राम जी के चरित्र के बारे में बखान किए थे तुलसीदास किए थे अवधी भाषा में। महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। जय संहिता में 1 लाख श्लोक है, और महाभारत ही बाद में भगवत गीता बनता है। महाभारत का ही 700 श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश के रूप में सुनाते हैं, और वही बाद में भगवत गीता के रूप में काम कर लेता है। तो महाभारत के रचयिता कौन? महर्षि वेद व्यास। महाभारत का पुराना नाम और अन्य नाम के रूप में जय संहिता को याद रखेंगे। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत पढ़ने का शौक़ हुआ तो फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से किया था, और इस पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति का नाम था बदायूं, जो 1600 सदी में लिखा था। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने ही किया था। चारों वेदों का संकलित रूप से संहिता कहा जाता है। संहिता एक शब्द है जो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता के रूप में याद रखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी एक वन है, वहीं वन में इनका जन्म हुआ था। अब सोचिएगा कि वन में किसी का जन्म कैसे होगा? तो जब पहले की परंपरा था, उस समय का परंपरा था कि अगर बच्चा होने वाला होता था ना, तो उनको मायके भेज दिया जाता था। तब मायके जाने के पीरियड में लुम्बिनी वन पड़ता है, और उसी वन में इनका जन्म हो गया। और जन्म होने के 7 दिन बाद महात्मा बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, और महात्मा बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी करती है। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी होता है। बाद में मौसी से उनके पिता शादी कर लेते हैं, ताकि महात्मा बुद्ध के बारे में अच्छे तरीके से जीवन यापन और लालन पालन हो जाए। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म का प्रतीक है कमल। देखिए 4 चीज़ याद रखिएगा, एक छोटा सा कहानी है। सार कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान की प्राप्त कहलाई और मृत्यु तो स्तूप कहलाई। सार कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान की प्राप्त कराई और मृत्यु तो स्तूप कहलाई। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है सार और कमल। घर से लेकर घोड़ा भागा, यानी कि घोड़ा प्रतीक है महात्मा बुद्ध के घर त्यागने का। पीपल ज्ञान की प्राप्त कराई, यानी पीपल का पेड़ ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। और स्तूप जो है ना, चिन्ह जो है, स्तूप महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुशीनगर राजधानी था मल्ल गणराज्य की। मल्ल एक गणराज्य हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और उसी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को 3 शब्द याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के जब पहला प्रवचन किए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जब घर छोड़े थे उसको महाभिनिष्क्रम कहा जाता है।
महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की व्यवस्था को, घर त्यागने के शब्द को महाभिनिष्क्रम कहा गया। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध के पहले प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन, और महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे उसको महाभिनिष्क्रम कहा गया। तो क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण के रूप में याद रखेंगे। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन, शाक्य कुल के मुखिया थे, शाक्य कुल के राजा थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। और बुद्ध का एक अन्य नाम था तथागत और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ और देवव्रत का कहानी हम लोग पढ़े होंगे। जो हंस वाला जो कहानी है वही सिद्धार्थ हुआ करते थे, बाद में भगवान बुद्ध बन गए। तथागत और भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी हुआ करता था। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम नामक गुरु वैशाली में मिले थे। वर्तमान का वैशाली, जो वर्तमान में वैशाली भी है वो, एक मिनट रुकिएगा, जो अभी वैशाली के बारे में हम चर्चा करें वो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं। जब घर से निकलते हैं तो घोड़ा से निकलते हैं, रथ से निकलते हैं। उस घोड़ा का नाम होता था कंथक और रथ चलाने वाले के व्यक्ति का नाम होता है चन्ना। उसी घोड़ा और गाड़ी से निकलते हैं, निकल के वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में अलार कलाम नामक ऋषि मिलते हैं। अलार कलाम नामक ऋषि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु होते हैं और सांख्य दर्शन का शिक्षा देते हैं। सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल मुनि को याद रखिएगा। उनको संतुष्टि नहीं होता है, वहाँ से वो चले गए गया। गया में उनको एक गुरु मिले थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, और रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्त होने का जो जगह था पूरी तरीक़ा से कहाँ था, बोध गया था, और बाद में बोध गया के रूप में उस चीज़ को याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग का शुरुआत करते हैं। मध्यम मार्ग का एक छोटा सा कहानी है, हम आपको सुना देते हैं। महात्मा बुद्ध जब गए थे तपस्या करने के लिए बोध गया में गए थे, बाद में उसका नाम बोध गया रख दिया गया। तो महात्मा बुद्ध सोच रहे थे कि हम बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करेंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त जल्दी हो जाएगा। ये महात्मा बुद्ध का थोड़ा सा भ्रम हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि जब तपस्या करने लगे, देख रहे हैं कि तपस्या करें तो हमारा शरीर गलने लगा, शरीर कमज़ोर होने लगा। तो सोच रहे थे कि अब हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम बीच में मर जाएंगे। उस बीच में क्या कहानी छोटा सा आता है, उस बीच में क्या होता है कि गांव की लड़कियां ना शाम में थोड़ा सा घूमने के लिए निकलती है। जब गांव की लड़कियां घूमने के लिए निकली तो बीना बजा रही थी। राजा की बेटी थी, ऐसा माना जाता है, सुजाता नाम की लड़की थी, घूम रही थी और बीना बजा रही थी। बीना से यही धुन निकल रहा था ना कि बीना के रस्सी को इतना मत खींच कि टूट जाए, और इतना कम भी मत खींच जिससे कोई धुन ना निकले। यानी कि बीना के रस्सी को इतना मत खींच कि उससे कोई धुन ना निकले, और बीना के रस्सी को इतना मत खींच कि उससे कोई धुन ना निकले, और ज़्यादा करेगा तो बीना का धुन टूट जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में महात्मा बुद्ध सोचे कि हम अपने शरीर को इतना ना तपा दें कि हम मर जाएं, हमको थोड़ा थोड़ा सा खाना खाना चाहिए। उसी समय मध्यम मार्ग शब्द का शुरुआत होता है। मिडिल क्लास जो फैमिली वर्तमान का शब्द है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। उस महिला को बुलाया, सुजाता को बुलाया, बोले कि हे कन्या हम भूखे हैं। अपने घर से खीर बना के खिलाई और महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त महात्मा बुद्ध हो गया। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक और उनका जो सारथी था उनका नाम था चन्ना। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। घर त्यागने के प्रतीक घोड़ा है और महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी और बोध गया निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है। निरंजना नदी को फाल्गु नदी के रूप में याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में और उस शब्द को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ को ऋषि पत्तनम के रूप में याद रखेंगे और सारनाथ बनारस में स्थित है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे वाली कड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।